हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं दोस्त? सब लोग मज़े में, बिंदास। तो दोस्त, मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आज का जो चैप्टर है आपके दिगंत भाग, जो हिंदी का बुक है क्लास 12 का, दिगंत भाग 2। उसी में से जो सर काव्य खंड है, काव्य खंड, उसका 5वां लेसन आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त? तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और व्याख्या कुछ भी एग्जाम में न फंसे। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं कबीत के बारे में। ठीक है, काव्य खंड का 5वां लेसन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ लेखक परिचय जान ले। कबीत के जो लेखक हैं उनका नाम है भूषण जी। ठीक है, ये वीर रस के कवि हैं, याद रखना, वीर रस के कवि हैं। कौन सा रस बाबू? वीर रस के कवि हैं। ठीक है, याद तो रहेगा वीर रस का, कि लिख दें ये वीर रस के कवि हैं, वीर रस। ठीक है, और रीतिकाल तो को मशहूर आप जानते ही होंगे। चलिए याद रखिएगा। वह नेक्स्ट आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि इसके लेखक भूषण जी हो गए। इनका जन्म हुआ है 1613वीं सदी में। ठीक है, और मृत्यु हो गई 1715 में। जन्म स्थान टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। याद रखना, अगर पूछ दे इनका जन्म स्थान बताइए तो बताना टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर, याद रखिएगा, इनका नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। इनका वास्तविक नाम अज्ञात है, किसी को पता नहीं है कि इनका वास्तविक नाम क्या है भूषण जी का। ठीक है, इनाम दिया गया है। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं बाबू, भी है देख लीजिए, इनको उपनाम भूषण दिया गया है। अब ये कह रहा है, चैप्टर पढ़ो, कि उपनाम भूषण, भूषण की उपाधि इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी। अगर पूछ दे कि भूषण को उपनाम की उपाधि, भूषण जो उपनाम है, किसने दी, तो कहना चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह। कौन सा बाबू? रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि इनका मूल नाम कोई जाना ही नहीं। ठीक है, इतना यह नाम फेमस हो चुका, आगे चल के इनके काव्य रचनाएं ऐसी थी कि इनको ये साहित्य के क्षेत्रों में ऐसा नाम मिला ना, इतना फेमस हो गए कि कोई भी व्यक्ति इनका मूल नाम पूछना ही नहीं चाहा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब आइए यहाँ पे बाबू, कह रहा है इनके प्रमुख आश्रयदाता नीचे दिया है, लेकिन पहले ये समझिए, ये रीति काल के, हाँ ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव भी किस काल के कवि हैं, तो ये रीति काल के प्रवर्तक कवि चिंतामणि त्रिपाठी और प्रसिद्ध आचार्य मतीराम के भाई थे। याद रखना है, ये रीति काल के प्रवर्तक कवि चिंतामणि त्रिपाठी और प्रसिद्ध आचार्य मतीराम। याद रहेगा दोस्त, प्रसिद्ध आचार्य पूछ देगा आपसे कि बताइए यह किसके, तो कहना ये रीति काल के प्रवर्तक कवि चिंतामणि त्रिपाठी और प्रसिद्ध आचार्य मतीराम के भाई थे। किसके भाई थे? मतीराम। याद रखना ये, ओके। अब आइए प्रमुख आश्रयदाता। तो सबसे पहले इनको जो आश्रय दिए, क्योंकि शुरुआत में इनकी जो पिताजी नहीं रहने के बाद भाई ने इनका पालन पोषण किया, और भाई की जो बीवी थी उनसे इनकी बनती नहीं थी, बार बार झगड़ा होता रहता था, इसलिए घर छोड़कर चले गए। और घर जब छोड़कर गए तो इन्हें जो आश्रय जो लोग दिए वो थे छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र साहू जी। याद रखना बुआ, अगर पूछ दे कि छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र कौन है, तो साहू जी, ये साहूजा हो गया, साहू जी कर देना। ठीक है, और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। याद करना, पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल, ये 3 लोग इनको क्या दिए थे? आश्रय दिए थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, ये रीति काल के प्रवर्तक कवि चिंतामणि त्रिपाठी के प्रसिद्ध आचार्य मतीराम के भाई थे। प्रमुख आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। याद रहेगा। नीचे आ जाइए, नेक्स्ट कर बाबुआ, प्रमुख कृतियां शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण हजार। हाँ ये याद आपको रखना है मेरे प्यारे छात्र, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको याद रखना है शिवराज भूषण इनकी प्रमुख
कृतियां हैं। और शिवराज भूषण में ये बार बार सवाल पूछता है कि इसमें कितने छंद है, तो कहना है 384 छंद है। कितने छंद है दोस्त? 384 छंद है, जिसमें 105 अलंकार हैं। कितने अलंकार हैं? 105। कितने अलंकार है दोस्त? 105। किसमें? शिवराज भूषण में। ठीक है, अगला देखते हैं। आपको एक फिर आपको मैं बता दूं, यहां पे शिवा बावनी, यहां पे याद करने के लिए बावनी का मतलब 52। तो शिवा बावनी में कुल 52 मुक्तक है। कितने मुक्तक है? 52 मुक्तक, याद रखना है। शिवा बावनी, बावनी, बावनी से याद करो 52। ठीक है, और नेक्स्ट तीसरा जो पढ़ना है आपको, ये वाला छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक अगर आपसे पूछ दे कि बताइए छत्रसाल दशक में आपका जो महाराज छत्रसाल की वीरता का योगदान हुआ है कितने छंदों में, तो कहना छत्रसाल दशक में 10 छंद हैं। 10 छंदों में छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया। ठीक है, किसमें? छत्रसाल में। शिवा बावनी में 52 मुक्तक है, शिवराज भूषण में 384। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए अगर पूछ दे ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके साथ साथ इनकी 3 कृतियां अप्राप्य है, जिसका नाम है भूषण हजारा, भूषण उल्लास और आपका ये दूषण उल्लास। ठीक है, और कुछ अस्फुट पद भी प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं दोस्त, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कविता। नेक्स्ट, तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि यहां पे कवित में भूषण जी दो छंदों, दो जो आपके दो महान राजा हैं, एक छत्रपति शिवाजी, एक छत्रसाल, उनकी वीरता का बखान किए। ठीक है, और पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट है। तो इसमें कवित चैप्टर का जो फर्स्ट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, पहला जो भाग, इसमें भूषण जी शिवाजी जो महाराज हैं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी वीरता का वर्णन किए। ठीक है, इनमें उन्होंने शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन इतना बढ़िया से किया है, जो अलंकार के रूप में एक से एक बड़े बड़े चीज़ों से तुलना, उनकी वीरता का तुलना किया गया है। देखिए किससे किया गया है, ध्यान से पढ़ना है। इंद्र, सबसे पहले उनकी वीरता का बखान किए हैं इंद्र जीमी। जीमी का मतलब होता है जैसे। आप लोग किताब निकाल के पलट के बैठ जाएं और पीछे देखिए इसके सारे सारे शब्दों का अर्थ दिया है। जी मैंने जैसे। ठीक है, जम माने यम देवता पर 12, और 12 का मतलब होता है समुद्र की आग। समुद्र की आग, याद रखना, समुद्र की आग। और अंभ पर, अंभ का मतलब होता है जल। अंभ माने जल। अगर आपसे मैं पूछ दूं कि इसका वर्णन कीजिए, तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे महाराज जो आपके शिवाजी हैं, उनकी वीरता का बखान कैसे किए हैं कि महाराज आप में इतनी वीरता है। जैसे इंद्र जीमी जंभ पर, यानी जिस प्रकार से इंद्र जी यम राज पे जो मौत के सौदागर होते हैं। ठीक है, भूषण जी क्या कहते हैं कि जैसे इंद्र का राज, इंद्र का शासन जंभासुर नामक राक्षस का वध किया, यानी कि यम देवता पे शासन किसका चलता है? इंद्र भगवान का। उसी प्रकार से कह रहे हैं 12 जेव अम पर, 12 मीन्स समुद्र और की आग, अम मीन्स कहता है जल पर। यानी उसी प्रकार, जिस प्रकार जल, जो समुद्र की जल होती है, अग्नि का, जो समुद्र की जल की अग्नि जल को नष्ट कर देती है। ठीक है, यानी पूरे समुद्र की अग्नि का कमान किस पर होता है? समुद्र की जल पर। फिर कह रहे हैं, यहां पे देखिए कितना बढ़िया बात कर रहे हैं, रावण सदंभ पर, यानी रावण और सदंभ माने होता है दंभ से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ। रावण बहुत ही घमंडी एक राजा था, बहुत ही निर्दयी था, और ऐसे भी उसका भी घमंड टूट गया, और इसके घमंड को तोड़ने के लिए आए श्री रघुकुल राज यानी श्री राम जी। जब रावण के घमंड को तोड़ दिए, यानी रावण जैसे निर्दयी और घमंडी राजा पे किसका शासन चला? श्री राम का, रघुकुल राज का। पौन बारी बाह पर, अब यहां देखिए कितना बढ़िया बात बोल रहा है। पौन मीन्स हवा होता है, और बारी बाह, ध्यान रखना बुआ, पौन मीन्स हवा, पवन, और बारी बाह का मतलब होता है बादल।
तो आप देखते हैं ना, बादल पे भी इस राज्य किसका चलता है? हवा का, पवन का। जहां चाहे वहां पे बादल को उड़ा कर ले जा सकता है। शंभु रतिनाह पर, यह वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शंभु का मतलब होता है दोस्त हमारे शिव शंभु, ठीक है। और रतिनाह कामदेव, यहां ध्यान देना है, कामदेव, ठीक है। रति के पति रतिनाह बोलते हैं, कामदेव, ठीक है। रति के पति कौन है? रति के पति, इस पर ध्यान दीजिए। तो कह रहा है जिस प्रकार से बादल पर किसका राज है? पवन का। उसी प्रकार से शिव शंभु का भी राज है किस पे? कामदेव, यानी रति के पति पर। ध्यान सुना है, ध्यान से एकदम समझना है। जिस प्रकार पवन जल युक्त बादलों को उड़ा ले जाता है और शिव शंभु ने रति के पति कामदेव को भस्म किए थे, ठीक है, अपने अपने तेज प्रताप त्रिनेत्र से उनको भस्म कर दिए थे। उसी प्रकार अब सुनिए यहां पे ध्यान से, ज्यो सहस्त्र बाहु है, यहां पे छूट गया है, सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। देखिए कितना बढ़िया बात है। सहस्त्र बाहु एक राजा का नाम है, ठीक है। एक राजा की भुजाओं को परशुराम, ये द्विराज का मतलब है राम का दूसरा नाम है परशुराम। और परशुराम भगवान ने इस राजा, सनकी राजा, जो अपनी भुजाओं पर बहुत घमंड करता था, ठीक है, वो अपनी भुजाओं से पता नहीं कितने लोगों को गर्दन काट दिया था, ऐसे राजा को हमारे परशुराम जी क्या कर दिए थे? उसके भुजाओं को काट दिए थे। सोचिए कितना बढ़िया पर बखान किया गया है महाराज शिवाजी के। उसी पर से कर है दावा द्रुम दंड पर, इस पर ध्यान देना है। दावा द्रुम दंड पर, दावा का मतलब है जंगल की आग, इस पर याद रखना है, जंगल की आग, जंगल की आग। और द्रुम दंड मीन्स होता है वृक्ष की लता, याद रखना वह जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष की लता पर, याद रखना। जंगल में जाओगे तो जंगल में जो आग होती है, जंगल की आग, वह जंगल में जितने वृक्ष होते हैं उसके टहनी डाली पे किसका शासन चलता है? आग की। उसी प्रकार से चीता मृग झुंड पर, और चीता का शासन चलता है मृग झुंड पर। चीता का राज, मृग मीन्स होता है हिरणों की झुंड पर। ध्यान सुना है, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। इस लाइन को सुने, भूषण यानी भूषण जी बात कर रहे हैं अपने, उसमें बीच बीच में अपना भी बात कर दिए। वितुंड मीन्स हाथी, भूषण वितुंड पर मतलब कि ध्यान समझना हुआ, जंगल का शेर हाथियों पर अपना अधिकार कायम रखता है, रोशनी। ध्यान सुना हुआ, कितना बढ़िया बात हो रहा है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। यहां पे कह रहा है कि भूषण जी हाथी पर बैठे, यानी कि मृगराज, पशुओं के राजा सिंह, पशुओं के राजा सिंह, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है तेज तम अंश पर, यहां ध्यान दो, तेज तम अंश पर। अब तेज और तम का मतलब प्रकाश, और अंश का मतलब अंधेरा। जिस प्रकार से प्रकाश के आते ही अंधेरा गायब हो जाती है, उसी प्रकार से कान्हा जिमी कंस पर, यानी अब कृष्ण लीला देखे होंगे, कान्हा ये जिमी कंस का मतलब होता है जो निर्दयी कंस है, जो घमंडी कंस है, ठीक है, उस पर किसका शासन है? कान्हा का। थोड़ा ध्यान से पढ़े, अत्याचारी कंस जो कि अपने अत्याचार से पूरे इलाके को मतलब अपने नोक पे चाहता था, उसका भी सर्वनाश कान्हा जी किए थे, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया है पर बखान किया गया किसकी वीरता का? महाराज शिवाजी का। तयो मलिक्ष वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार से मलिक्ष वंश पर, ठीक है, मलिक्ष वंश का जो नाश किए थे वीर शिवाजी महाराज, शेर के समान सोचिए, शेर के समान लड़े थे और इस वंश का नाश किए थे। मलिक्ष वंश का मतलब यहाँ पे आपका ये जो हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, आप लोग पढ़ते होंगे भी कि ये थे राजा, बहुत सारे राजा मुस्लिम से लड़ाई किए थे, और उस समय हमारे अकबर आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इन सब वंश पे किसका शासन चला? शिवराज जी का। अब ये टोटल बखान सोचिए कि महाराज शिवाजी के वीरता के बारे में इतना बखान किया गया है।
देख लीजिए ध्यान से। इंद्र जिमी जम पर, बारह जय अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर, शंभु रति नाह पर, जय सहस्त्र बाहु पर, राम द्विराज है, दवा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, त्यों मलिक्ष वंश पर, शेर शिवराज है। अब आगे देखते हैं। अब जो इस कविता का भाग 2 है दोस्त, इसमें पहला में तो आपने देख लिया कि फर्स्ट में वो महाराज शिवाजी के वीरता के बारे में बखान किए, और दूसरा जो इनकी दूसरा भाग है इस कविता का, उसमें इन्होंने छत्रसाल की तलवार, अब यहाँ पे छत्रसाल की तलवार की वीरता, तलवार का बखान किए। अब कैसे, यहाँ देखिए क्या बोले, निकसत मिस निकला, निकसत मयानते मैखू, अब ध्यान सुनिएगा, निकसत मयानते मैखू परले भानु कैसी, ध्यान सुना, प्रलयकारी सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य, ध्यान सुना, सूर्य निकलता है और सूर्य के निकलते ही जो अंधकार का जो जाल होता है, ठीक है, वो फटाफट गायब होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे छत्रसाल की जब तलवार मयान से बाहर आ रही है तो देखिए ध्यान से कितना बढ़िया बात दिखा है, फारे फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, गयंदन देखना ध्यान से, अंधकार का समूह, और गयंदन में हाथियों का बहुवचन गयंदन है, यहाँ पे ध्यान देना है, हाथी का बहुवचन गयंदन होता है। तो जिस प्रकार से जब सूर्य निकलता है ना बाबू, तो सूर्य की जब किरणें पड़ती है तो पूरे अंधकार के जाल को फाड़ के रख देता है, उसी समान यहाँ पे जब छत्रसाल की तलवार मयान से निकलती है तो गयंदन, जो हाथियों से चारों तरफ घेरा हुआ जो जाल है, दुश्मनों की जो आगे जो दुश्मन घेरे हुए हाथियों बैठ के, उनके जाल को फाड़ के रख देता है इनकी तलवार। तलवार की तुलना यहाँ पे किससे की गई है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य की किरणों से, ठीक है। फिर कर रहा है लागती, थोड़ा ध्यान सुना है, लगता है, लागती लपटी कंठ बैरीन के नागिनी सी, थोड़ा ध्यान सुना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लागती लपकी कंठ, अब बैरीन माने बैरी, और बैरी का मतलब होता है दोस्त दुश्मन, इस पर ध्यान देना है, शत्रु, ठीक है, शत्रु का बहुवचन वैरीन है। अब ऐसा लगता है जैसे, ध्यान सुनिएगा, नागिन जैसे, नागिन के समान उनके तलवार की तुलना की गई है, नागिन के समान, जैसे नागिन किसी गर्दन में कैसे लपक के बैठ जाती है और डंक मार देती है, डस लेती है, उसी प्रकार से इनका जो तलवार है नागिन के समान दुश्मनों के कंठ में जा बैठता है और एक एक करके गर्दन सबका उतार देता है। ध्यान सुनिए, कितना बढ़िया बखान किया गया है, एक एक चीज को ध्यान से सुना है बाबू, VBI है, ठीक है। यहाँ पे छत्रसाल की तलवार की वीरता का बखान किए हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। जैसे विशाल हाथियों, क्या करें यहाँ पे कहने का भाव, एक गाजर मूली की तरह भांति हाथियों को काट गिराती है, और शत्रुओं की गर्दन से यह नागिन की तरह लपक कर की जा लिपटती है गर्दन में। अब करें यहाँ पे बहुत VBI है, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, ऐसा लग रहा है, ध्यान से सुनिए बाबा, बड़ी VBI है ये। रुद्र ही का मतलब होता है दोस्त कि शिव का एक क्रोध युक्त रूप, रुद्र याद रखें, रुद्र प्रताप इसको बोलते हैं, शिव जी के एक क्रोधित विकराल रूप है, ठीक है। रिझावे का मतलब मनाना, दे दे मुंडन के माल को, जैसे लग रहा है कि भगवान शिव जी के जो विकराल रूप है उनको मनाने के लिए पूरे मुंडनों का माला जो है, माला उनको अर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, ठीक है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, अब देखिए यहाँ पे छत्रसाल जी के छत्रपति का बखान किया गया है, छत्रसाल जी के तलवार का, जैसे लोग बोलते हैं, आप सुने कि वीरों के वीर महावीर बाहुबली पधार रहे, वैसे ही लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, ठीक है। अब करे कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल की, और कितना बखान करूं तेरी तलवार की, ये तलवार का ही तो बखान हो रहा है ऊपर से, शिव जी का क्रोधित रूप नागिन की तरह, ठीक है, सूर्य की किरण की तरह। अब यहां पे देखिए जो लाइन लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रतिभट माने शत्रु योद्धा को बोलते हैं प्रतिभट। कटक का मतलब समूह सेना,
इसका मतलब समूह सेना, समूह सेना। अब करे कटीले, कटीले का मतलब होता है काट देने वाला, ठीक है, जो हथियार होता है। केते माने कितने पीस में, काटी काटी माने कूटी कूटी, यानी कि करे यहाँ पे कि जो दुश्मनों का जो समूह सेना है उनको कितने पीस पीस में उनके गर्दन को काटे हैं। जैसे लगता है कालिकासी कल की कलेऊ देती काल को, जैसे लग रहा है किलकी मतलब हुआ प्रसन्नता पूर्वक उलसित होकर, यानी ऐसा लग रहा है कि कालिका, काली जी का विकराल रूप, देवी का चंड रूप, काली जिसमें उन्होंने रक्त बीज का संहार किया था वैसा रूप। ऐसा लग रहा है कि इनकी जो तलवार है कालिका का विकराल रूप ले लिया है। और उनको खुश करने के लिए सोचिए कि गर्दन का जो ढेर लगा दी, काट काट कर माला, जैसे होता है ना गर्दन के जो माला जो पहनिए काली जी अपने गर्दन, देखते होंगे आप लोग उनका विकराल रूप। जैसे लग रहा है काली जी को कलेव देती काल को, यानी कि कलेव में से भोजन होता है, कलेवा सुने होंगे आप लोग, यानी उनका ये भोजन के रूप में सोचिए गर्दनों का मुंड का माला लग गया है, मुंड का ढेर लग गया है। ये बात कितना बढ़िया लिखा गया है। जैसे लग रहा है कि आपकी तलवार शत्रु योद्धाओं के कटक जाल को काट काट कर रणचंडी की भांति किलकारी भरती हुई काल यानी मृत्यु विनाश को भोजन बनाती है। यानी प्रस्तुत कविता यह वीर रस की है। और यहाँ पे छत्रसाल की तलवार की वीरता का बखान किया गया है युद्ध क्षेत्र में। कहाँ पे किया गया? युद्ध क्षेत्र का एक सफल चित्रण है। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए बाबू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है बीवीआई, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। जहाँ दिक्कत हो फिर हमसे पूछिएगा, ठीक है। अब ये जरूर याद रखना है बाबू कि रीतिकाल के कवि हैं और इनको वीर रस कवि कहा जाता है। कौन कवि? वीर रस। वीर रस अगर पूछ दे कि यहाँ पे कवित जी किन दो राजाओं के बखान किए, तो पहला भाग में शिवाजी महाराज की वीरता का बखान किए और दूसरा में छत्रपति जो छत्रसाल की तलवार, छत्रपति शिवाजी छत्रसाल की तलवार की वीरता का बखान किए, ठीक है, युद्ध के मैदान में। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए, अब ये समझ में आ गया तो बाकी हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।